सो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ये आपका टॉपिक है। तो इसमें अब आपके ना दो केस हैं, केस तो बहुत सारे हैं। सर्कुलर कॉइल से रिलेटेड है, पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल हो सकता है, ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल हो सकता है। हमने अप्लाई करना है बायोट-सैवर्ट लॉ को, और सबसे पहले हम सिंपल केस स्टडी करते हैं बेटा, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन, सेंटर ऑफ द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप सभी जानते हो कि जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, dB = μ0/4 पाई I dl sin θ/r² होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान देना है, जुटोगे? इस फॉर्मूले के साथ हम लोग बात करेंगे। मान लो ये सर्कुलर कॉइल है आपके पास, दिस इज द सर्कुलर कॉइल, जिसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और आपको यहां सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जब भी आपको बायोट-सैवर्ट लॉ लगाना हो तो आपको सबसे पहले दो बातों पर ध्यान देना है। यू हैव टू एज्यूम टू थिंग्स हियर। नंबर वन, पहला पॉइंट तो ये है कि आपको एक करंट एलिमेंट मानना है उस गिवन करंट कैरिंग कंडक्टर पर, और पॉइंट नंबर टू, उस कंडक्टर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का आपको डिस्टेंस देखना है, और फिर उनके बीच में एंगल का फाइंड आउट करना है। तो सपोज करो ये एक स्मॉल करंट एलिमेंट आपने यहाँ dl मान लिया, ये dl, और आप जानते हैं इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होगी, यानी कि टेंजेंट टू द पॉइंट, ये dl वेक्टर की डायरेक्शन होगी। करंट एलिमेंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक के डिस्टेंस को हम r कहते हैं, ये आपका r वेक्टर हो गया बेटा। और इस केस में आप अगर ध्यान से इसे देखो तो ये r इसका रेडियस ही बन जाएगा। ध्यान रखना इस बात का आप लोग, r आपने रेडियस नहीं लेना है, r आपका पोजीशन वेक्टर है करंट एलिमेंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से लेकर करंट एलिमेंट तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r के बराबर ही नजर आ रहा है, जो कि इक्वल टू रेडियस के है, इसलिए ये वैल्यू हमने r ले ली है। मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? मैं रिपीट कर रहा हूँ, करंट एलिमेंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक के डिस्टेंस को r लेना है, और इस केस में बाय चांस करंट एलिमेंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल ही है। इज इट ओके? दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज r हियर। अगर ये कुछ और होता तो मैं इस रेडियस को कुछ और ही कंसीडर करता, a x y कुछ भी। अब बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू? ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा भाई? 90 डिग्री। तो एक बात आज आप अपने दिमाग में सेट करके चलो कि सर्कल के केस में हमेशा जो थीटा होता है ना, ये थीटा किसके बीच में है? dl और r के बीच में, ये हमेशा 90 होता है। आज आप इसको दिमाग में बिठा लो, पॉइंट कहीं भी हो, थीटा हमेशा क्या लेना है? सर्कल के केस में आपने 90 लेना है। दैट्स ऑल। आपको किसी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने सर्कुलर कॉइल का आएगा, आप बड़े आराम से कर लो। चलिए सारी बातें आ गई। आई करंट इमेजिन कर लीजिए। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, आप लिख सकते हैं लाइक, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ dB किसके बराबर होगा भाई? μ0/4 पाई I dl sin θ/r², और थीटा कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री। सो dB की वैल्यू μ0/4 पाई I dl/r²। डायरेक्शन बोल दो बेटा फटाफट, यहाँ पर डायरेक्शन बोल दीजिए। ये देखो, ये dl वेक्टर की डायरेक्शन है और ये r की डायरेक्शन है, तो क्वाइट, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड विल बी द डायरेक्शन। है क्लियर? यहां तक करिए नोट, फिर आगे करते हैं। देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बेटा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B, अच्छा B = इंटीग्रेशन ऑफ D, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आपने एक की वजह से मैग्नेटिक, एक छोटे हिस्से के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है, तो टोटल हिस्से के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसे क्या कर दोगे आप? इंटीग्रेट कर देंगे। जस्ट इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन μ0/4 पाई I dl/r²। सो μ0/4 पाई I/r² तो कॉमन आ गया बेटा, इंटीग्रेशन dl, और इंटीग्रेशन dl का मतलब टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप
और इस लूप का टोटल लेंथ बोलो किसके बराबर होगा? इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। इंटीग्रेशन का मतलब समझते हो ना आप लोग? इंटीग्रेशन का मतलब होता है टोटल लेंथ, टोटल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। या लेंथ की बात है तो आपको टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप लेना है, और ये टोटल लेंथ हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई r। सो इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर इंटू 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया म्यू नॉट I अपॉन, यहाँ 2 बचेगा ना, 2r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। लिखिए 4n टर्न्स। अगर आप n टर्न्स के लिए बात करोगे तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड n बार बनेंगे, सभी एक ही डायरेक्शन में आएंगे। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल कम्स आउट टू बी म्यू नॉट n I अपॉन 2r। अगर आप लोगों को n टर्न्स के लिए निकालना है तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा। Due to a circular current carrying coil on the axis of the coil. Second case, on the axis of the circular coil. ये सर्कुलर कॉइल जो अभी मैंने आपको सेंटर पर दिखाया था ना, इस तरीके से दिखाया। सर्कुलर कॉइल है, करंट फ्लो कर रहा है, और इसके इस सेंटर वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। दैट इज आवर क्वेश्चन। इज इट ओके? नाउ ऑन द एक्सिस, ये सर्कुलर कॉइल हो गया। अगर इसके सेंटर में से पास करता हुआ ये पेन मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, तो ये पेन एक तरीके से इसका एक्सिस की तरह काम करेगा बेटा। इज इट ओके? बिल्कुल इसके सेंटर, जैसे व्हील के अंदर एक्सेल होता है गाड़ी के व्हील में, वो उसका एक्सिस होगा, ऐसे ही एक्सिस होगा। इज इट ओके? अब आपने करना क्या है, इसमें समझने वाली बात क्या है, इसमें करंट एलिमेंट इमेजिन करोगे आप। अब जब करंट एलिमेंट इमेजिन करोगे आप, यहाँ करंट एलिमेंट इमेजिन करोगे, यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, यहाँ भी मान सकते हो, कहीं भी मान सकते हो। जब आप ये करंट एलिमेंट यहाँ इमेजिन करोगे, ये वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेटा जो ये टिप में आपको दिखा रहा हूँ। इज इट ओके? तो यहाँ से आप इसकी लेंथ मानोगे, ये आर वेक्टर हो जाएगा। मैं आपको आर वेक्टर दोबारा दिखाऊँ तो बेटा ये पेन हो गया, ये मानोगे आप। तो जैसे मैंने ये पिंक सा पेन आपके लिए रखा है, ये आर हो जाएगा। एम आई क्लियर? आप एक चीज़ देखना बस, आर में चाहे यहाँ मानूँ, चाहे यहाँ मानूँ, चाहे नीचे की तरफ मानूँ, चाहे इधर की तरफ मानूँ, हर जगह आर की वैल्यू सेम आएगी ना भाई? हर जगह आर की वैल्यू सेम आएगी, एंगल भी सेम बनेगा। सर्कुलर कॉइल है तो एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बात क्लियर होगी सबको? तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब मैं डायग्राम में आपको ये जो कॉइल है ना वो ऐसे स्ट्रेट नहीं दिखाऊंगा, बल्कि इसको ऐसे दिखाऊंगा, लाइक दिस। इज इट ओके? और इसके हिसाब से डायग्राम बनाऊंगा। तो आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जो आर वेक्टर आप डिजाइन करोगे ऐसे, ये जो आर वैल्यू है जब आप किसी भी हिस्से से निकालोगे, हर हिस्से से क्या होगी? बराबर होगी। दूसरी बात, इस कॉइल के अंदर एक करंट एलिमेंट मान लो मैं यहाँ टॉप पर इमेजिन करता हूँ, तो बिल्कुल इसके जितना ये करंट एलिमेंट इसके बॉटम पर भी होगा, बिल्कुल अपोजिट। ऐसे यहाँ मानोगे तो यहाँ भी एक करंट एलिमेंट हो सकता है, यहाँ मानोगे तो एक करंट एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है। तो जितना भी हिस्सा आप इसमें मानोगे या जो भी करंट एलिमेंट आप इसमें कहीं भी किसी लोकेशन पर मानोगे, बिल्कुल उतना ही या वैसा ही एक करंट एलिमेंट उसके अपोजिट भी एग्जिस्ट करेगा। इज इट ओके? बाकी अभी मैं डेरिवेशन आपको करवाऊंगा तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। तो ये डायग्राम रहा बेटा आपका, ये मान लीजिए आपका सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल है, और इस सर्कुलर कॉइल के अंदर आप एक डायरेक्शन में करंट मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है लाइक दिस, और ये एक्सिस हो गया। तो एक सर्कुलर कॉइल आपने इमेजिन कर लिया, ये इसका एक्सिस है बेटा। यहां पर एक करंट एलिमेंट मान लो डीएल वेक्टर, और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया पी, ये वाला डिस्टेंस आपका हो गया आर, ये हो गया बेटा आपका आर। इसका रेडियस मान लीजिए आप स्मॉल ए, और ये डिस्टेंस एक्स मान। एम आई क्लियर? बात सबको समझ में आ गई? आपने इस सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर एक पॉइंट माना है जो यहां से सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। इसके टॉप पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट मान लिया, इसका कोई नाम रख लो, लेट इट विल बी सी डी। इज इट ओके?
और इस करंट एलिमेंट की लेंथ को मैंने डीएल वेक्टर मान लिया है, तो करंट एलिमेंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस ये आर हो जाएगा। और ये जो एंगल है देखो, ये आर वेक्टर से यहां तक एंगल, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री होगा, जिसे हम थीटा बोल रहे हैं। एम आई क्लियर? तो नोट कर लीजिए यहां तक पहले, उसके बाद फिर मैं आपको करवाता हूं। कंसिडर अ करंट एलिमेंट CD, consider a current element CD and P is the point of observation at a distance R to Biot-Savart। देखो बेटा, Biot-Savart लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि dB किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट नहीं, सभी को क्लियर है ना, पहला स्टेप सबको क्लियर है। Biot-Savart लॉ लगा दिया। थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री है, थीटा 90 हो गया, तो dB की वैल्यू किसके बराबर हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन आर, ये थीटा, तो सॉरी dB की वैल्यू हो गई। अच्छा डायरेक्शन चेक करो बेटा एक बार इसके, आप सभी डायरेक्शन समझो। देखो ये dl वेक्टर की डायरेक्शन नजर आ रही है ना आपको, ये है dl वेक्टर की डायरेक्शन, इस पॉइंट के टेंजेंट ड्रॉ कर लो, और ये r वेक्टर की डायरेक्शन है, तो रोटेशन चेक करो क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। बात समझने वाली है, डीएल जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, किसके, जिस प्लेन में डीएल वेक्टर और आर वेक्टर लाई करता है। यानी कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं वो इस एरो से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये डीपी हो गया, इज इट ओके? तो ये इस आर वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस एक्सिस के साथ नहीं। ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। ये किसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इस आर के साथ। अब सपोज करो ये एंगल फाई है आपका, लेट दिस एंगल इज फाई, ये एंगल फाई मान लिया बेटा मैं, और यहां से इस एक्स एक्सिस के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल बेटा, देखो ये वाली लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाली लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल कितना होगा, फाई ही होगा, तो ये एंगल फाई हो जाएगा। कितनी बात क्लियर हो गई? यहां तक डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ, प्लीज मेक डायरेक्शन लिखो। नाउ रिजॉल्व दिस डीपी, बेटा इस डीपी को आप कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। अगर ये एंगल मान लो आपका फाई है, तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी इसकी, डीबी कोस फाई, जिसके साथ एंगल होता है उसके कोसाइन, और उसके 90 डिग्री पर साइन कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट dB sin फाई, ओके? एक dB cos फाई, दूसरा dB sin फाई, ये वैल्यू हो गई px मान लेते हैं, इसको py मान। तो आपने क्या करना है, आपने ये लिखना है रिजॉल्व dB इनटू इट्स कंपोनेंट, फर्स्ट dB sin फाई अलोंग px एंड सेकंड dB cos फाई अलोंग py, लिखिए इसे, ठीक इनको। आपने दो कंपोनेंट बना दिए ना यहाँ पे, एक तो आ गया भाई आपका dB cos फाई along py and dB sin फाई along px। इसी तरीके से एक करंट एलिमेंट यहाँ बॉटम पर इमेजिन करो, ये मान लीजिए एक दूसरा करंट एलिमेंट ले लिया आपने बेटा, C डैश D डैश कह लो। उसी तरीके से आप इसे देखोगे तो ये भी आपका R हो जाएगा, ठीक ओके? और R की डायरेक्शन देखो, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से इधर की तरफ जाएगी, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ये वही टेंजेंट बनेगा, थीटा यहाँ भी 90 बनेगा भाई। हालांकि डायग्राम में ये चीज आपको शायद इतनी क्लियर ना हो, थीटा यहाँ भी 90 होगा। अब रोटेशन देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या होगी, ये आपकी डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है। रोटेशन चेक करो भाई, क्लॉकवाइज, तो परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएगी, यानी कि इस आर वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर इनवर्ड, ये वैल्यू मैं dB डैश मान लेता हूँ, लेट इट विल बी dB डैश, तो ये इस आर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसी तरीके से अगर आप आगे देखोगे तो ये एंगल फाई मान लो, तो यहाँ भी कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, ये भी एंगल फाई बनेगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? बड़े ध्यान से सुना, जब आप ये करंट एलिमेंट मानोगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल इसी की तरह आएगा, और उसकी वैल्यू भी वही dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर आ जाएगी, लेकिन डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। एम आई क्लियर?
उसके भी कंपोनेंट जोड़ करोगे, इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा db डैश साइन फाई और ये आ जाएगा db डैश कोस फाई। ऐसे आप इसके भी कंपोनेंट रिजॉल्व कर लोगे। इज इट ओके? यहां तक कर लीजिए एक बार आप। सो अब db डैश क्या हो जाएगा? db डैश इज अगेन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। थीटा तो वही 90 डिग्री है, तो यही की वैल्यू रह जाएगी आपकी इस, और डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर इनवर्ड। और फिर आप लिखोगे रिजॉल्व db डैश इनटू इट्स कंपोनेंट, db डैश साइन फाई along px and db dash cos phi along py dash। ऐसे आपने ये y डैश मान लीजिए, ऐसे आपने वैल्यू लिख ली। यहां तक बताओ बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से। अब आप जरा यहां ध्यान से देखना, आपको क्या समझ में आएगा कि इस सर्कुलर कॉइल पर अगर मैं ये दो करंट एलिमेंट लेता हूं जो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इन दोनों करंट एलिमेंट का ये जो y कंपोनेंट है यानी कि db cos phi और db डैश cos phi ये एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। और अगर आप वैल्यू देखो db की और db डैश की, ये दोनों वैल्यू सेम है, phi भी सेम है, तो इसका मतलब ये वाले कंपोनेंट तो आपस में क्या कर जाएंगे? कैंसिल कर जाएंगे। जबकि इनके जो साइन कंपोनेंट हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो आपस में ऐड कर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है वो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड dB काम नहीं कर रहा, बल्कि उसका एक कंपोनेंट ही इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अभी जो आपने सेंटर पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकाला था तो आपने इंटीग्रेशन dB किया था, पूरे के पूरे मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन किया था। लेकिन इस बार यहां पर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रहा कि मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन dB कर दूं, बल्कि इस पॉइंट पर आप देखो कि इस मैग्नेटिक फील्ड का कोसाइन कंपोनेंट तो कैंसिल आउट किया जा रहा है, केवल साइन कंपोनेंट क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है। ऐसे अगर आप एक करंट एलिमेंट यहां मान लोगे तो उसके अपोजिट एक करंट एलिमेंट यहां कहीं भी होगा, और अगर मैं उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से इमेजिन करूं तो उनके भी कोसाइन कंपोनेंट कैंसिल होंगे और साइन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से अगर मैं पूरी कॉइल को इमेजिन करूंगा तो विल सी कि केवल साइन कंपोनेंट ही इस पॉइंट पर ऐड होते चले जाएंगे। सिंपल वे में बात करें तो यहाँ जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन कंपोनेंट्स की वजह से होगी। इज इट ओके? मीन्स देयरफॉर लिखिए यहाँ पर पहले ये लाइन लिखिए, हियर द कोसाइन कंपोनेंट आर कैंसल आउट while sine component added up. Therefore total magnetic field at point P is equal to, तो total magnetic field बेटा at point P पर जो आएगी वो समीशन ऑफ dB sin phi आ जाएगी। केवल dB sin phi के कंपोनेंट बेटा जो यहाँ ऐड होंगे। इज इट ओके? और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसलिए समीशन चेंजेज इनटू इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन dB sin phi। ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल ऑन द एक्सिस। सेंटर वाला केस ध्यान से देखना बेटा, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, जब आप सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते तो वहां सीधा इसका इंटीग्रेशन हो रहा था, क्योंकि वहां सारा का सारा कंट्रीब्यूशन पूरी फील्ड की वजह से आ रहा था। लेकिन इस बार एक्सिस पर जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरी फील्ड अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही, बल्कि उसका साइन कंपोनेंट ही वहां बच रहा है, क्योंकि अपोजिट कंपोनेंट एग्जिस्ट होने की वजह से कोसाइन कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस किए जा रहे हैं। अब वैल्यू रख दो, सब तो सिंपल मैथ बच गया। इंटीग्रेशन dB, dB की वैल्यू रख दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। कोसाइन कंपोनेंट क्यों कैंसिल हुआ ये बात समझ में आ रहा है ना आपको? dB की वैल्यू dB डैश के बराबर है। इज इट ओके? चलिए सोल्व करते हैं इसे। इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई इंटीग्रेशन dl। वैल्यू पुट कीजिए बेटा। देखो इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या है, एक मिनट के लिए पहले आप समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना। इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ दिस लूप, इस लूप का टोटल लेंथ वो इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। रेडियस कितना है इसका?
ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई ए के बराबर। और दूसरी बात साइन फाई की वैल्यू निकालो यहाँ से। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन फाई की वैल्यू ए बाई आर के बराबर होगी। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो साइन फाई कितना हो गया यहाँ पर ए बाई आर के बराबर। तो इधर पुट कर दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर इंटू 2 पाई। ओके, जो फैक्टर करते हैं काट लीजिए, जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से इसे काटोगे तो 2 बचेगा। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। 1 मिनट के लिए प्लीज बेटा, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा, 1 मिनट के लिए ध्यान दो। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब यहाँ से आर की वैल्यू देखना बेटा क्या बनेगी, आर इक्वल टू कैन आई राइट इट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये वैल्यू भी आप यहाँ साथ के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बनेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2। बोलो ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि इसका अंडर रूट है पावर 3 है तो 3/2 हो जाएगी। और अगर आपको n टर्म्स के लिए निकालना हो फॉर n टर्म, तो इसे n से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर n टर्म्स b comes out to be mu naught n I a square upon twice of x square plus a square whole raised to the power 3/2। अब चेक करो बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए, नहीं तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये रिजल्ट है। तो जब भी आपको बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन सॉल्व करनी है बेटा, आप सभी ध्यान से सुन लो इस बात को। स्टेप बड़े सिंपल है। आपको बायोट-सैवर्ट लॉ लगाना है, dp इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोई भी एप्लीकेशन आप करेंगे, प्रोसेस ये होता है कि आप पहले एक स्मॉल करंट एलिमेंट इमेजिन करोगे, उस करंट एलिमेंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक के डिस्टेंस को r मार्क करेंगे। करंट एलिमेंट और r वेक्टर के बीच का एंगल आप ढूंढेंगे। सर्कुलर कॉइल के केस में थीटा यानी कि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। इसे आप क्रैम कर लो, समझ लो, जैसे चाहो वैसे कर लीजिए। हमेशा सर्कुलर कॉइल का केस मिले, पॉइंट कहीं पर भी हो, थीटा आपने 90 लेना है, दैट्स ऑल। आपने यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया हुआ है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, थीटा 90 पुट करते ही ये वैल्यू आ गई। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपने देखा, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड जाएगा, यानी कि इस आर वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने। ये एंगल फाई माना इस एक्सिस के साथ, तो यहाँ भी ये एंगल फाई बन जाएगा। गिवन मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए, या सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया उसके कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए, 2 कंपोनेंट आ गए। बिल्कुल ऐसे ही इसके अपोजिट भी आपने एक कंपोनेंट, एक करंट एलिमेंट लिया, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला, लेकिन डायरेक्शन इससे अपोजिट आएगी। उस हिसाब से आपने यहाँ dp डैश को कैलकुलेट कर लिया, उसका डायरेक्शन देखा, उसके भी कंपोनेंट आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किए। सब कुछ करने के बाद आपने देखा कि dp और dp डैश की वैल्यू सेम आ रही है, और cos फाई यानी कि फाई भी सेम है, इसलिए इनके जो y कंपोनेंट है वो एक दूसरे को बैलेंस किए जा रहे हैं, दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, तो ये कैंसिल कर गए। जबकि साइन कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है, वो ऐड कर गए। इज इट ओके? ऐसा ही अगर मैं इसके और छोटे छोटे हिस्से देखता हूँ तो हर बार हमें यही महसूस होता है कि कोसाइन कंपोनेंट कैंसिल आउट होते जाएंगे और साइन कंपोनेंट एडिड होते जाएंगे। इट मीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ साइन कंपोनेंट की वजह से आएगी। बेटा ये बात तो श्योर है ना कि डी बी साइन फाई की वैल्यू डी बी से कम होगी। एम आई क्लियर? डी बी साइन फाई की वैल्यू डी बी से क्या होगी? कम होगी। ये बात तो क्लियर है ना सबको? कंपोनेंट छोटा ही होता है ना वेक्टर से ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है बस। तो साइन कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रहा है, इसलिए हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड साइन कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके कर लिया। उसके बाद डीबी की वैल्यू रख दी और फिर जो मैथ चल सकता था ये मैथ हमने प्रोसीड किया। इज इट ओके? बोलो कर लो यहाँ तक। तो ये था आपका डेरिवेशन। अब हमने इस पर केस करने हैं बेटा, 2 केसेज हैं, छोटे छोटे डिस्कशन है, उसको भी देख लेते हैं। केस 1, अगर पॉइंट पी आपका सेंटर पर है, आप एक बार डायग्राम में देखो, अगर ये पी पॉइंट यहां से उठकर इधर आ जाए तो बताइए क्या चेंज आएगा?
x 0 हो जाएगा, x को 0 पुट कर दो इस फॉर्मूले में, पुट x इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा देखना बेटा, b इक्वल टू म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2। x तो खत्म हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब हो जाएगा, a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट n I अपॉन 2a, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया आपका एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। और ये वही फॉर्मूला है जो आज आपने पहला डेरिवेशन किया था, उसके सेंटर पर आया, तो यानी कि वो इसका केस बनाया जा सकता है। केस सेकंड, इफ पॉइंट P लाइंग एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, अगर ये बहुत ज़्यादा दूर है तो x वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाएगा, और अगर x a से बहुत बड़ा है तो x जो a स्क्वायर है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो बेटा, a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ओके, a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो एज कंपेयर टू x स्क्वायर, a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू x स्क्वायर। अच्छा, आपको नेग्लेक्शन प्रोसेस आता है ना सबको, नेग्लेक्शन जो होता है वो प्लस या माइनस के साथ होता है। देखो अभी आपका जो फॉर्मूला है डी का जो फॉर्मूला था बेटा, सॉरी बी का फॉर्मूला जो था वो म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो ये a स्क्वायर नेग्लेक्ट नहीं होगा जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है। नेग्लेक्शन का मतलब होता है जिसके हटाने से कैलकुलेशन में ज़्यादा फर्क ना पड़े, x स्क्वायर बहुत ज़्यादा है, a की वैल्यू मान लो 0.1 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 0.01 हो जाएगा, और x मान लो 1000 है, उसका स्क्वायर कितना ज़्यादा होगा, उसमें अगर 0.01 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ नेग्लेक्शन। तो ये a स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा बेटा, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ x क्यूब हो जाएगा। दिस इज द रिजल्ट फॉर यू। अगर पॉइंट P बहुत ज़्यादा दूर है तो सर्कुलर कॉइल, ये आपका सर्कुलर कॉइल है जो अभी आपने यहाँ माना है, चाहे वो सेंटर पर है या कैसा भी है, ये सर्कुलर कॉइल मैंने बना दिया, और सपोज करो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था लाइक दिस। अगर हम एंड पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर की तरह होगा, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स होंगी, यानी कि यहाँ पर सॉरी कॉइल बोल रहा हूँ, लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर की फॉर्म में होंगी। ये लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर होगा। जहाँ तक इसकी डायरेक्शन बताने का तरीका वही राइट हैंड थंब रूल। आप देखो करंट ऊपर जा रहा है तो उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगी, तो यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली जाएंगी। ऐसे इधर देखोगे आप, अब यहाँ करंट नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो डायरेक्शन जो यहाँ पर है नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज नजर आएगी। इज इट ओके? यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नियर द एंड। सर्कुलर कॉइल के केस में भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती हैं, और जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कल की फॉर्म में हो तो फील्ड कैसा होगा, पूरी यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि नियर द एंड ऑफ द सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से नॉन यूनिफॉर्म ही होती हैं। लेकिन जब हम सेंटर पर बात करते हैं तो सेंटर पर ये स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करती हैं, यानी कि एक सर्कुलर कॉइल के केस में सेंटर पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट होती हैं। डायरेक्शन क्या हो मैं अभी आपको बताता हूँ, स्ट्रेट होती हैं, मतलब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। तो सर्कुलर कॉइल के केस में जो फील्ड है सेंटर पर यूनिफॉर्म होती है। अभी आप जस्ट फॉर ए सेकेंड आप इस एरो को नीचे ही लगा लो, मैं इस एरो की डायरेक्शन आपको समझाता हूँ इसे कैसे दिया जाता है। यहाँ तक नोट करो बेटा, फिर मैं आपको बताता हूँ। राइट हैंड पाम रूल, ये जो रूल है ना राइट हैंड पाम रूल, एक रूल आपने लास्ट टाइम पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। वो रूल स्ट्रेट कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, जबकि ये रूल सर्कुलर कॉइल के केस में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसके बारे में बताता है। उस रूल के अकॉर्डिंग आपका थंब करंट की डायरेक्शन में जाता था
और उंगलियां जिस डायरेक्शन में कर्व करती थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी। जबकि इस रूल के अकॉर्डिंग आपकी राइट हैंड की उंगलियां करंट की डायरेक्शन में होंगी। रिपीट कर रहा हूं, इस रूल के अकॉर्डिंग उंगलियां जो है वो करंट की डायरेक्शन में होंगी, तो थंब जिधर इशारा करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर। अब इसके अकॉर्डिंग देखो बेटा, करंट ऐसे जा रहा है ना, तो राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि आप अपने राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्व कर दो। यही है ना करंट की डायरेक्शन। तो थंब कहाँ इशारा कर रहा है आपका? बाहर की तरफ। तो इसका मतलब इसके सेंटर पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आती हुई नजर आ रही है। करंट ऐसे जा रहा है, तो ये देखो, मान लो करंट आपका उल्टा जा रहा होता, मैं रिपीट करूँ, ये रहा, ऐसे सोच लो। करंट मान लो आपका ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होता, तो फिर मैं उंगलियां ऐसे मोड़ता बेटा, ये तो थंब मेरा किधर की तरफ इशारा कर रहा है? अंदर की तरफ। तो व्हाट द राइट हैंड पाम रूल, ये रूल क्या बताता है? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड in the direction of current in the loop, then the normal thumb will give the direction of magnetic field at the center of the coil. Is it okay? लिख लीजिए इसे। So इस केस में ध्यान से देखो आप, ये उंगलियां हैं आपकी, आपने ऐसे कर्ल किया क्योंकि करंट यही माना हुआ है ना आपने, ये करंट माना हुआ है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आएंगे। इसका मतलब इस केस में सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती हुई नजर आए। हमें क्लियर? कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ तक? तो ये है आपका केस बेटा, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो आप लोग एक वर्ड जानते हो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हो क्या होता है? जिसके अंदर दो चार्ज होते हैं, नेचर अपोजिट होता है, वो एक सर्टेन गैप पर रखे। एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। इज इट ओके? एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। तो बेसिकली अभी मैं जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि एक जो करंट लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। बेटा जो मैग्नेट है तो उसके पोल होंगे, ये तो पक्का है ना। मैग्नेट है तो उसके पोल होंगे। अभी आपने डिस्कशन किया उसके अकॉर्डिंग क्या है कि करंट लूप जिस वायर में, जिस लूप में करंट फ्लो करता है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसका मतलब एक करंट लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता है। अगर करंट लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो सीधी बात है कि वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगर वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है तो अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये जरूर उभर कर आता है कि वो मैग्नेट है तो उसके दो पोल होने चाहिए, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ पोल। तो वो नॉर्थ और साउथ पोल कहाँ हैं इसके, ये पता लगाना है। और इसको पता लगाने के लिए आप एक मैग्नेट के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। अगर मैं आपको कहूँ ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, और मैं इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको ड्रॉ करने के लिए कहूँ तो ये कुछ ऐसा होता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से बाहर और साउथ पोल पर एंटर करती हुई नजर आती है। इट इज जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से बाहर निकलता है और नेगेटिव पर जाकर खत्म हो जाता है। ऐसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर और साउथ पर एंटर करती हुई नजर आती है। अच्छा देखिए, कहने का मतलब यह है कि जहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाती हुई नजर आए तो वो हिस्सा नॉर्थ पोल होना चाहिए। अभी आपने पढ़ा ये करंट लूप है, इस लूप के अंदर मान लो मैंने करंट इस डायरेक्शन में ले लिया भाई, तो कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? कौन सा रूल लगा हुआ है? राइट हैंड पाम रूल। उसके अकॉर्डिंग देखो, मैंने अपने राइट हैंड की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल किया तो थंब किधर इशारा कर रहा है? बाहर की तरफ। इसका मतलब इस केस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आ रही हैं, और अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आ रही हैं तो इसका मतलब ये एंड कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ। है क्लियर? बहुत सिंपल तरीका हो गया। अगर यही क्लॉकवाइज होती डायरेक्शन तो ऐसे, तो अंदर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब इस केस में लाइंस अंदर की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। अंदर की तरफ जाती है तो इसका मतलब ये साउथ पोल हो गया। पोल समझ में आ रहे हैं आपको? अब मैं बोल रहा हूं ध्यान से, अगर करंट
लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नजर आ रहा है, तो जो फेस हमारे सामने है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो फेस हमारी बैक साइड में है वो साउथ पोल की तरह काम करेगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो सामने वाला फेस साउथ पोल की तरह, और उसके पीछे वाला फेस जो है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। तो कोई आपसे पूछे बता करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, एक्सप्लेन इट। तो आपने इसको 2 स्टेप में करना है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखोगे कि एक करंट लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, दैट्स व्हाई इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट। और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखता हूँ तो करंट लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, जबकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सामने वाला फेस साउथ पोल की तरह काम करता है। ओके, तो बैक फेस, इस केस में सामने वाला फेस नॉर्थ पोल है तो बैक फेस साउथ पोल की तरह काम करेगा, और इसमें सामने वाला फेस साउथ पोल है तो बैक फेस नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। ओके, लिख लीजिए, इसे मैं लिखवा देता हूँ। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? सो बेटा आप देखो, आपने ये पढ़ा कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होता है तो फ्रंट फेस साउथ पोल की तरह काम करता है और बैक फेस नॉर्थ पोल। इसका सीधा मतलब है कि इसके 2 पोल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए बेटा सभी। आप सभी जानते हो व्हाट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल? बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ से छोड़ा था आपने। मैग्नेटिक डाइपोल, और जरा मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में थोड़ा सा जानिए यहाँ पर। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप सभी जानते हो, एन अरेंजमेंट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब 2 चार्जेस इक्वल और अपोजिट कुछ सर्टेन गैप पर रखे हों तो इस अरेंजमेंट को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हो। ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है, जब एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर रखोगे तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसे मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। जिस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन आपने चार्ज इनटू डिस्टेंस इस टर्म में डिफाइन किया था। अगर मैं मैग्नेट की टर्म में इसको डिफाइन करूं तो यहाँ जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है ना बेटा, नॉर्थ पोल की या साउथ पोल की, उसे पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे वहाँ चार्ज बोलते थे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसे यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। सो मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ ए मैग्नेट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड पोल लेंथ। इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा डिटेल में आपसे, लेकिन अभी हमने ये पढ़ा है कि ये जो करंट लूप है ये भी तो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है ना। अगर ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है तो इसका भी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। आपने पोल डिफाइन कर दिए, इसके नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा। तो एक करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप, आप ये हेडिंग डाल सकते हो बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप। एक करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन किया जाता है? अगर मैं एक करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करूं तो इसकी डेफिनेशन होती है m इक्वल टू एन आई ए। m इक्वल टू एन आई ए, यहीं से लिखना शुरू कीजिए। मैं आपको डिफाइन करके देता हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एक करंट लूप एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, ध्यान से सुन लीजिए सभी। अगर वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा, और उसका डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन किया जाएगा? m इक्वल टू एन आई ए से। वट इज एन? नंबर ऑफ टर्न, I करंट एंड A इज द एरिया ऑफ द लूप। एन आई को कलेक्टिवली कहा जाता है नंबर ऑफ एम्पियर टर्न, नंबर ऑफ एम्पियर टर्न, एंड A तो आप जानते हो एरिया ऑफ द लूप। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप, इसकी डेफिनेशन क्या बनी? The magnetic dipole moment of the current loop is defined as the product of the number of ampere turn and area of the loop. Am I clear? So write down it everyone.
द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, बोलिए बेटा क्या बनेगा इसका SI यूनिट? I तो करंट हो गया और A एरिया हो गया, तो करंट का यूनिट तो हो गया एम्पियर और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसका SI यूनिट बनेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है बेटा, इसके अंदर हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि एक सर्कुलर लूप एक मैग्नेट की तरह काम करता है। हमने ये भी डिफाइन कर दिया है कि ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो बेटा इसके पोल भी हैं, नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल। तो फिर अगर इसके पोल हैं, ये एक मैग्नेट है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, और अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। दैट्स ऑल, दैट्स द मेन क्वेश्चन। और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इज इट ओके? इतनी बात क्लियर हो गई कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर आपने निकाल दिया, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। मान लो आपके पास कोई सर्कुलर आर्क होता तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी कि आधा सर्कल भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है। तो हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर आर्क। जब आप सर्कुलर आर्क का मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, एक बात तो पक्का है, अब आपसे सर्कल का कोई एक पार्ट आपको गिवन है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, कंप्लीट सर्कल है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। तो पहले जनरल फॉर्मूला आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद इससे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके दे देता हूँ बेटा। मान लो एक सर्कुलर आर्क, ये सर्कुलर आर्क है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसका सेंटर है ये, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो आप। तरीका सबको क्लियर है ना? बायोट सावर्ट लॉ लगाना है। तो आप इस पर एक स्मॉल लेंथ मानोगे बेटा। मान लो ये एक स्मॉल लेंथ है जिसकी लेंथ आप dl मान लो, ये स्मॉल लेंथ है dl मान लो आप। इज इट ओके? और यहां से ये आपका r वेक्टर हो गया, तो एंगल कितना बनेगा बेटा? dl की जो डायरेक्शन है वो तो टेंजेंट टू द पॉइंट होती है ना। तो सर्कल के केस में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ये बात आपको एंश्योर हो जानी चाहिए अब। तो थीटा यहाँ भी कितना बनेगा? 90 डिग्री होता है। बायोट सावर्ट लॉ लगाओ, तो dB इक्वल टू μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। थीटा तो 90 डिग्री हो ही है, तो बोलो dB कितना हो गया बेटा? μ0/4 I dl अपॉन r स्क्वायर। और अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करोगे इसको? इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन dB इंटीग्रेशन μ0/4 I dl अपॉन r स्क्वायर। बिल्कुल वही जो सेंटर ऑफ द सर्कल के लिए किया था आपने। μ0/4 I अपॉन r स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया इंटीग्रेशन dl। अब जरा आप इंटीग्रेशन dl के बारे में सोचिए। आप इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या होता है? द टोटल लेंथ, इस आर्क का टोटल लेंथ। तो कितना होगा इस आर्क का टोटल लेंथ, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ? देखो सपोज करो ये आर्क यहाँ सेंटर पर एक सर्टेन एंगल क्रिएट कर रहा है एंड लेट दिस एंगल इज अल्फा। तो एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। बोले बात क्लियर है ना? इंटीग्रेशन dl का मतलब समझते हैं ना आप सभी? इंटीग्रेशन dl का मतलब था टोटल लेंथ। तो लेंथ, टोटल लेंथ हो गया, तो इंटीग्रेशन dl इक्वल टू अल्फा इंटू क्या हो गया? r। अब ये वाला वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो क्या बन गया? μ0/4 I अपॉन r स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू r। एक r से एक r कैंसिल हो गया बेटा, तो आपका रिजल्ट आ गया μ0/, आपका जो रिजल्ट आएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ μ0/4 I अल्फा अपॉन r। μ0/4 I अल्फा अपॉन r। बोलिए ये रिजल्ट आप सबको क्लियर है? कुछ पूछना चाहते हो तो बोलिए सर। यस, वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? एक बार इसे नोट कर लीजिए फिर बात करते हैं। ईच एंड एवरी टर्म है μ0/4 μ0/4 की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻। व्हाट इज I?
करंट, आर रेडियस, अल्फा एंगल, किसका एंगल? मेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ओके, एंड इट मस्ट बी इन रेडियन, अल्फा मस्ट बी इन रेडियन इन योर कैलकुलेशन। इसे नोट कर लीजिए आप सभी कि अल्फा को आपने रेडियन में लेना है अपनी कैलकुलेशन के दौरान, अल्फा को रेडियन में कंसीडर करना है, अल्फा मस्ट बी इन रेडियन। अब देखो जरा, मैं आपको इस फॉर्मूले से सर्कुलर आर्क के कई क्वेश्चन सोल्व करके देता हूँ। मान लो कंप्लीट सर्कल का क्वेश्चन आपको मिल गया और कोई आपको कहता है बताओ इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो बताओ ये कंप्लीट सर्कल्स सेंटर पर कितने एंगल बनाएगा? 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री, डिग्री के रेडियन बनाने आते हैं ना सभी को, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 360 डिग्री बना रहा है एंगल, 360 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई रेडियन हो जाएगा बेटा। अब अल्फा को 2 पाई पुट करो तो बी देखो कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई अपॉन आर, 2 पाई से 4 पाई काटोगे 2 बच गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। चेक कर लीजिए बेटा, सर्कल के केस में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये और ये फॉर्मूला मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वहाँ n नंबर ऑफ टर्न है, n से मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ पर a रेडियस माना हुआ है या r रेडियस माना हुआ है, सिंबॉलिकली थोड़ा सा फर्क आ रहा है, अदरवाइज बात तो वही की वही है ना। अगर मान लो ये सेमी सर्कल होता तो अल्फा कितना हो जाता? पाई, आधा हो जाता ना भाई, 180 डिग्री पाई रेडियन। आप अल्फा को पाई पुट कर दो, यहाँ पाई से पाई कट गया तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सॉरी 4 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ये सेमी सर्कल हो गया। ऐसे ही कोई भी आर्क आपको मिल जाए, अब बड़े आराम से उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर पता लगा सकते हो। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये सर्कुलर आर्क वाला जो फॉर्मूला है इट्स ए जनरल फॉर्मूला ना। आप सर्कल के किसी भी केस में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस सर्कल का आधा सर्कल आपको दे रखा है, यानी कि सेमी सर्कल दे रखा है, 1/4 दे रखा है, कोई भी आर्क आपको दे रखी है, अब बड़े आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन का तरीका तो वही है। मान लो मैं ये कहता हूँ कि इस सर्कल में ये करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, सो कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल? तो क्या करोगे, इससे पीछे एक पॉइंट सोचोगे और यहाँ से आर ड्रॉ कर दो, तो करंट से आर की तरफ घूम जाओ भाई एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या आएगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ जाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ जाएगा। ये तो हमें पता भी है, वैसे भी अब तो आपको यहाँ से भी पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होता है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आता है। क्रैमिंग या क्रैमिंग भी है और बेटा कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट भी, दोनों तरीके से सोच सकते हो आप उसको, बोले कर पाओगे इसे? अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने, बहुत सारे क्वेश्चन। सो एक आध क्वेश्चन अगर मैं दूँ आपको करने के लिए कर सकोगे ना? चलिए एक जनरल सा क्वेश्चन देता हूँ, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, पहले इसको करते हैं बेटा, फिर उसके बाद देखते हैं और बातें करते हैं। मान लो आपको एक ये सर्कुलर आर्क दे रखा हुआ है ऐसे, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री है, कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर लेट इट विल बी, और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको, जरा कैलकुलेट करके दीजिए मुझे क्या आंसर आएगा। डू इट एवरीवन। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो, सॉल्यूशन देखो बेटा इस क्वेश्चन का। सर्कुलर आर्क है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो कितना हो गया? 10⁻⁷। सीधा अगर कभी आपको म्यू नॉट पुट करना पड़े तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। आई 2 एम्पियर, आर पहले मैं आर लिख लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻²। अब व्हाट अबाउट अल्फा? देखो कंडक्टर इतने हिस्से में है तो इस आर्क का एंगल देखना होगा, इसमें 90 डिग्री नहीं लेना, बल्कि कितना लेना आपने? 270 डिग्री। 270 डिग्री के रेडियन बना दो आप, 270 इंटू पाई अपॉन 180, तो कितना आ जाएगा ये? 3π/2 इंटू 3π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻1, तो 3 पाई इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर
मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास दो सर्कुलर कॉइल है, एक ये और एक ये। दोनों सर्कुलर कॉइल का रेडियस सेम है, दोनों का सेंटर सेम है और दोनों में करंट भी सेम फ्लो कर रहा है, आई मान लीजिए, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी दोनों में सेम ही मान लेते हैं। मर्जी आपकी, वो तो क्लॉकवाइज मानो एंटी क्लॉकवाइज मानो, जैसे मानोगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अफेक्ट करेगा, बस सीधी सी बात है। तो आपने इसके कॉमन सेंटर पर यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैन यू डू इट? कर सकते हो बेटा? प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट एवरीवन। जब भी कभी आपको कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सबसे पहले आप वहां ये देखोगे कि वहां कितने कंडक्टर हैं, कितने डिफरेंट कॉइल हैं। आपको समझ में आ रहा है यहाँ कितने डिफरेंट कॉइल हैं? दो कॉइल हैं। इसका मतलब यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे हो। आपका स्टेप नंबर 1 होगा जितने मैग्नेटिक फील्ड वहां काम कर रहे हैं उनको कैलकुलेट कर अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कॉइल एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला आप लगा दीजिए उसका। जैसे ही आप सारे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड वहां काम कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। और डायरेक्शन लेने के बाद फिर आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, रिमेंबर इट एवरीथिंग। तो क्या करोगे आप? रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहाँ कितने मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे हैं बोलो? दो सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल के लिए ये पॉइंट उसका सेंटर का काम कर रहा है। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप सभी जानते हो। मैं पहले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड V2 भी वही होगी। देखो रेडियस भी सेम है और करंट भी सेम है। क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। बेटा दो कॉइल है, दोनों कॉइल का सेंटर सेम है, रेडियस सेम है, करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों की सेम होगी ना। तो स्टेप नंबर 2, दोनों की डायरेक्शन देखो। बोलो भाई पहले इसके हिसाब से बोलो क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा। तो पहले वाले का तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और दूसरे वाले का बोला ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा। सबको क्लियर है ना? या तो वो रिजल्ट वहां से क्रैम कर लो, नहीं तो तरीका बताया था आपको, आई डीएल से आर की तरफ। ये आई की डायरेक्शन है, इससे पीछे आर वेक्टर देखो और रोटेशन चेक कर लो एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन आउटवर्ड आ जाएगी। लिखोगे? अब बताओ दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? दोनों को सम करो, दोनों का डिफरेंस लूं या कुछ और करूं? सम करो। नहीं, अब यहाँ पर फिर आपने अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये दोनों कॉइल सेम प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में है। जैसे आपको एक स्ट्रेट कंडक्टर के केस में क्वेश्चन करवाया था। अगर तो एग्जामिनर ने कुछ नहीं लिखा हुआ तब तो आपकी चॉइस है, आप सेम प्लेन का कर दो, सीधा दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर तो ये दोनों सेम प्लेन में, मान लो दोनों XY प्लेन में है, तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड आपके जेड एक्सिस के अलोंग आएंगे और जेड एक्सिस भी दोनों की पॉजिटिव होगी, तो दोनों का आंसर दोनों का सम करके आ जाएगा V1 प्लस V2। दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन आर। देखो 2r प्लस 2r करके करोगे तो r आ जाएगा और डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ जाएगी। अगर ये सेम प्लेन में है तब, और अगर ये डिफरेंट प्लेन में है तो बोलोगे बेटा? डिफरेंट प्लेन। सपोज करो एक XY प्लेन में और दूसरा YZ प्लेन में। पहले वाला कॉइल है, दूसरे वाला कॉइल है। ये XY प्लेन में और दूसरे वाला YZ प्लेन में है। तो XY प्लेन में तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलिए जेड एक्सिस होगी, और अगर ये YZ प्लेन में तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? X एक्सिस। इसका मतलब मेरे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक X एक्सिस के अलोंग और दूसरा Z एक्सिस के अलोंग। और X और Z एक्सिस में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। तो इसका मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगी वो √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर से आ जाएगी। दोनों का आप वैल्यू निकालोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन और 1 प्लस 1 √2, ये आपका आंसर आ जाएगा। और डायरेक्शन निकालना हो तो फिर वो टेंजेंट अल्फा वाला फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, उसके हिसाब से आप डायरेक्शन भी कर सकते हो।
या पहले क्वेश्चन समझो उसके बाद थोड़ा सा क्रैम करवा रहा हूँ चीज़ों को, हालांकि पता आपको सब कुछ है, फिर भी अगर आप उसके हिसाब से करते हो तो कई बार आप उलझ जाते हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बेटा कि मान लो कि हमने थोड़ा सी क्रैमिंग करनी है। यहाँ पर मेरे पास ये दो सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल नंबर 1, सर्कुलर कॉइल नंबर 2। इन दोनों को एक्सिस सेम है बेटा, एक ही एक्सिस पर दोनों कॉइल रखे और करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और मुझे बीच में, यहां कहीं पर भी बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या आंसर आएगा? सिचुएशन नंबर 2, वही दो कॉइल हैं लेकिन करंट इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और बीच में कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर कॉइल के केस में ऑन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस काम करता है और ये एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन होता है बेटा। अगर मैं उन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डायरेक्शन लगाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है आपको यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो उससे बचने के लिए मैं सीधा डायरेक्ट थोड़ा सा क्रैमिंग आपको कह रहा हूँ कि आप क्रैमिंग कर लो। क्रैमिंग क्या है कि अगर आपको लगता है कि इन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के सम के बराबर आएगा भाई, और अपोजिट है तो दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा। Am I clear? इतना क्रैम कर सकते हो? एक बार इस रिजल्ट को नोट करो, उसके बाद बात करता हूँ आपसे। एक क्वेश्चन देखिए, आपको सॉल्व करना है। मेरे पास दो सर्कुलर कॉइल है, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2। एक कॉइल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इस दूसरी कॉइल का रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो इस कॉइल से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और इस कॉइल के सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ओके, कॉइल 1 के अंदर एक 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। 1 एम्पियर करंट बेटा यहाँ फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल नंबर 2 such that the magnetic field at this point is 0। कॉइल 2 में कितना करंट पास किया जाए कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बेटा? आप सॉल्यूशन मुझे बता सकते हो कैसे करना चाहिए मुझे इस क्वेश्चन को? 1 मिनट दे रहा हूँ, जरा सोचिए आप लोग एंड देन टेल मी कि क्या इसका आंसर। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। आप जरा ये सोचो, मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 लाना है। आई वॉन्ट टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड 0 हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए यहाँ कितने मैग्नेटिक फील्ड काम करेंगे? तो आंसर है 2। 2 मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ काम करेंगे, इधर वो ऐड होकर आएंगी या फिर दोनों सब्ट्रैक्ट होकर आएंगी। अगर वो ऐड होकर आई तो वैल्यू 0 नहीं आ सकती, तो इसका मतलब उन्हें सब्ट्रैक्ट होकर आना होगा। और अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट होकर आना है तो सीधी बात है कि करंट की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? अपोजिट। पहला आंसर तो आ गया आपका कि डायरेक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। ना तो पॉइंट नंबर 2, वैल्यू। अब देखो, अगर वो सब्ट्रैक्ट होकर आ रही है यानी कि यहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 है और B1 माइनस B2 0 होना है, तो इसका सीधा मतलब है कि B1 इक्वल टू B2 होना चाहिए, तभी वो 0 हो सकता है। तो मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है होनी चाहिए? कैंसिल आउट करती हुई नजर आनी चाहिए। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को इक्वेट कर दो आप। एक्सिस का केस है ना भाई, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा दो। तो B1 देखो, करंट की डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई। अब तो बात तो खत्म हो गया, डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ से बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब वैल्यू की बात आ गई। B1 निकालो, μ0 N1 तो 1 हो गया, N तो 1 हो गया ना, इंटू I1 इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। मैंने इसको ऊपर लिख रहा हूँ इधर, μ0 n की वैल्यू 1 इंटू I1। पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूँ, A1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ x1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर
होल रेज़ टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I2 इंटू A2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इंटू X2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर होल रेज़ टू दी पावर 3/2। बोलो इतना मैथ सबको क्लियर है? कुछ पूछना चाहोगे बेटा यहाँ? अब जरा वैल्यूज को आप चेक करो। देखो इसमें x1 3 है और a1 4 है, इसमें x2 4 है और x2 4 है और a2 3 है। तो क्या ये डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं आ जाएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक जैसा आ जाएगा ना? अगर ये एक जैसा आ जाएगा तो कट जाएगी वैल्यू, 2 से 2 भी कट गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट भी कट गया। तो I1 इंटू A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 इंटू A2 स्क्वायर। तो I1 की वैल्यू होगी 1, A1 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इक्वल टू I2 मुझे निकालना है और इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। 10⁻⁻2 से ये कट गया बेटा, तो I2 की वैल्यू आ गई 16/9 एम्पियर। दिस विल बी द आंसर फॉर। तो सेकंड कॉइल के अंदर इतना करंट होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि ये दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, ये कॉइल X, एक दूसरा कॉइल Y, ठीक है। इसका रेडियस r/2 मान लो और इस बड़े वाले कॉइल का रेडियस r इमेजिन कर लो। इस कॉइल का नाम मैं X रख लेता हूँ, इस कॉइल का नाम Y रख लेता हूँ। कॉइल Y में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट I फ्लो कर रहा है। तो कॉइल X के अंदर कितना करंट फ्लो होना चाहिए और किस डायरेक्शन में होना चाहिए कि इनके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए? दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। What should be the amount and direction of current in the coil X so that the magnetic field at its center is 0? Now the second part is saying that कि अब जो नए करंट हमारे इनमें बन गए हैं X और Y के अंदर जो भी करंट सेट हो गए हैं, इन्हीं करंट को कंसिडर करते हुए मैं कॉइल X को यहाँ से R डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। कितना डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर देते हैं आप इसे? R डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ इस कॉइल X के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? दो क्वेश्चन हो गए आपके पास। पहला क्वेश्चन, कॉइल X में करंट की कितनी वैल्यू होनी चाहिए और किस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। और अब मैं इन्हीं करंट को लेते हुए कॉइल X को ऊपर शिफ्ट कर दूं, तो बताइए इस कॉइल X के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? सॉल्यूशन भी देखिए बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन हो गया ना सेम जैसा अभी किया था आपने। इसके सेंटर पर, हाँ बोलो, जो की रेडियस R उतना शिफ्ट किया है ऊपर। हाँ जितना रेडियस उतना ऊपर शिफ्ट करो, ठीक है ना? अब देखो भाई, सेंटर पर कितने मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे होंगे? 2। 0 हो रहा है तो इसका मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। इट मीन्स बिल्कुल ऐसा ही जो अभी पिछला क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो Bx शुड बी इक्वल टू By। अब ये पॉइंट इन दोनों कॉइल का सेंटर है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लग जाएगा। तो म्यू नॉट इंटू I अपॉन 2R फॉर कॉइल X, या मैं इसको ऐसे कर लूँ, म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये मैं By लिख लेता हूँ इधर और इधर Bx कर लेता हूँ, ठीक है। तो म्यू नॉट I अपॉन 2R इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IX अपॉन 2 इंटू R/2। बोलो ये सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया? जो फैक्टर करते हैं काट लीजिए तो आपको आंसर नजर आ जाएगा। Ix की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? I/2 के बराबर आ जाएगी। Ix की वैल्यू I/2 के बराबर आ जाएगी और डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, तभी ये कैंसिल आउट कर सकते हैं।
पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? द सेकंड पार्ट, अब इसको आप ऊपर उठा दोगे यहाँ पर, तो अब ये कॉइल यहाँ से हट गया भाई, अब इसकी लोकेशन यहाँ होगी। इसमें अब मुझे करंट भी पता है, कितना करंट है यहाँ पर, I/2, हो गया, रेडियस भी पता है। अब मुझे बताओ इसके सेंटर पर हम कितने मैग्नेटिक फील्ड काम करेंगे? दो, एक तो इस कॉइल X का और दूसरा इस कॉइल Y का। कॉइल X के लिए तो ये पॉइंट अब भी सेंटर की तरह काम करेगा, लेकिन कॉइल Y के लिए ये पॉइंट कैसे काम करेगा? एक्सिस की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? एक्सिस। यानी कि जब मैं आप इस कॉइल X की वजह से इस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो आंसर आएगा म्यू नॉट इंटू I/2 अपॉन 2 इंटू R/2। ये तो कॉइल X का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बोलो समझ में आ रहा है ना सबको? और कॉइल Y का मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाओ, कॉइल Y के मैग्नेटिक फील्ड पे एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाओ, तो क्या बनेगा भाई? By म्यू नॉट n की वैल्यू 1 इंटू I रेडियस r² अपॉन ट्वाइस ऑफ, मैं इसको दोबारा बनाऊंगा वीडियो जाएगा आपको, एक बार कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ r² प्लस r² होल रेज़ टू द पावर 3/2। देखो इस केस में a मतलब रेडियस, रेडियस इसका r है y वाली कॉइल का, और x एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो भी r ही दे रखा है आपको, तो a और x दोनों आ रहे हैं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सबको क्लियर? इस पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड काम करेंगे। ये पॉइंट जो है इस कॉइल के लिए तो सेंटर की तरह काम कर रहा है, लेकिन y वाली कॉइल के लिए ये एक्सिस की तरह काम कर रहा है। तो y वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो एक्सिस वाला फॉर्मूला, और x वाले फील्ड का वैल्यू निकालोगे तो सेंटर वाला फॉर्मूला। डायरेक्शन तो वही, दोनों की अपोजिट है करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट आएंगे ही आएंगे। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फिर से बेटा आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल दीजिएगा। बोलिए कर पाओगे? अब bx माइनस by कर दो, फिर से वैल्यू आ जाए। आपके बोर्ड पर मैंने ये दूसरा जो क्वेश्चन बनाया है, इसे आप सभी नोट कर लो बेटा, और इसे सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है? समझ में तो आ रहा है ना क्या करना है? करंट सेम ले लेना, करंट सेम है क्या? एक काम करो, इस बार अलग ले लेते हैं, इसमें I ले लीजिए, इसमें 2I ले लीजिए। तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, नोट इट डाउन। देखो सॉल्यूशन की जहां तक बात है, यहाँ दो फील्ड काम करेंगे, पहले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड V1, दूसरे का V2, और वो दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे बेटा। तो B = √V1² प्लस V2², ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप कुछ बुक देखोगे ना, तो आपको उन बुक्स में कई बार ऐसा लगेगा जैसे करंट सेम डायरेक्शन में ऐसे दिखाई दे रहा है, और राइटर ने इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू V1 माइनस V2 ले ली है, और इस केस में B की वैल्यू V1 प्लस V2 ले लिया है। अब मैं जरा आपको ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ये दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। सपोज करो मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल है, और उस सर्कुलर कॉइल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। मैं आपके सामने अभी एक करंट की सर्कुलर कॉइल में डायरेक्शन दिखाऊंगा। मैं अपने हिसाब से सर्कुलर कॉइल की डायरेक्शन बोलूंगा, और आप अपने हिसाब से सर्कुलर कॉइल की डायरेक्शन बोलूंगा, सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन बोलना, ठीक है बेटा? ये देखो, ये आपका कॉइल है, मैं इसके अंदर करंट की डायरेक्शन बना रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। आपके सामने वाला हिस्सा ये है जो आपको नजर आ रहा है, ये वाली साइड, और मेरे सामने वाला हिस्सा इधर वाला है जो इधर से मैं देख रहा हूँ। मैंने अपने हिसाब से इस कॉइल के अंदर ये करंट डिजाइन किया। मेरा उंगली को देखना कैसे चल रही है, ये चल रही है मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। आप सोचो आपके हिसाब से कैसे चल रही है?
क्लॉकवाइज चल रही है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बेटा मैं अगर इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरा फेस, मेरे सामने जो फेस है ये वाला फेस है, तो ये वाला एंड मेरे लिए फ्रंट फेस का काम करेगा, और आपके सामने ये वाला फेस है तो आपका ये फेस फ्रंट है। मेरे लिए अगर कोई डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो आपके लिए वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और मेरे लिए अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज है तो आपके लिए वो क्या होगी? क्लॉकवाइज। अगर मैं इसे सीधे तौर पर बोलूँ तो एक आदमी अगर मेरी साइड पे खड़ा है तो उसे अगर कोई डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज फील हो रही है, तो अगर वो दूसरी तरफ जाएगा तो उसको वही चीज़ क्लॉकवाइज फील होगी। बोलो ये बात क्लियर हो गई? इज इट ओके? बिल्कुल यही क्वेश्चन बेटा यहाँ पर है। जिस वक्त मैंने आपको ये B=B1 + B2 का फॉर्मूला लगाया है तो मैंने ये माना है कि मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बीच में खड़ा हुआ है, बीच में खड़ा हुआ है। अब मान लो दूसरा सिचुएशन मैंने आपको ये दिया, दो कॉइल, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में, लेकिन आपका ऑब्जर्वर अगर यहां पर है तो अब ध्यान से सीखना आप इस बात को। हमने ये रिजल्ट ये मानते हुए याद किए हैं कि हमारा ऑब्जर्वर बीच में है, लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर इधर है तो पहले तो मैं इस ऑब्जर्वर को बीच में शिफ्ट कर दूं ताकि मैं इनके हिसाब से सोच सकूं। अगर करंट दोनों में सेम डायरेक्शन है इस ऑब्जर्वर के लिए, और अगर ये ऑब्जर्वर कूद कर इधर आ जाए तो अब बताओ इस ऑब्जर्वर के लिए ये करंट की डायरेक्शन क्या अब भी यही रहेगी? नहीं रहेगी, बल्कि इसके लिए अब ये करंट की डायरेक्शन आपकी बदल जाएगी। ओके? और अब देखो ये वाली सिचुएशन इसके हिसाब से काम नहीं कर रही है क्या? यानी कि B यहाँ पर क्या आ जाएगा? B1 - B2। आपको एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दे रखा है और रिजल्ट ये यूज कर रहा है, जबकि हमने इस तरह की डायरेक्शन को देखते हुए रिजल्ट ये यूज किया है। फर्क समझ में आ रहा क्या? जब मैंने आपको ये सिखाया कि भाई ये करंट एक ही डायरेक्शन में है तो ऑब्जर्वर मैंने बीच में लिया है, लेकिन अगर कोई एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन सेट करता है और वो ऑब्जर्वर को किसी एक लूप के साइड में ले जाए तो पहले आप अपने हिसाब से उस ऑब्जर्वर को बीच में बैठा दो, और जिस कॉइल को वो जंप कर जाए उस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करो, और फिर आपने जो रिजल्ट यहाँ पर याद किए उसके हिसाब से आप अपना आंसर करो। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्यों ये उस एग्जामिनर ने यहाँ B=B1 - B2 लिया होगा, जबकि हम B=B1 + B2 लेते हैं। ऐसा खेल केवल और केवल ऑब्जर्वर की लोकेशन की वजह से होता है। हम उन क्वेश्चन को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन हम उसमें ये नहीं देखते कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है। बस हमारे दिमाग में तो ये आता है भाई दो कॉइल हैं, दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब जब बुक वाला उसका सॉल्यूशन लिखता है वो उसको ऐड करके दे देता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या हो गया, हमने सीखा कुछ और था पाया कुछ और है। रियलिटी में वो ठीक बोल रहा है आपको, लेकिन ऑब्जर्वर की लोकेशन वो डिफाइन कर रहा है जिसको हम ध्यान से नहीं देख रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको ये रिजल्ट B=B1 + B2 या B=B1 - B2 ये मानते हुए किया है कि दोनों के लिए ऑब्जर्वर बीच में है, लेकिन अगर ऑब्जर्वर साइड में चला जाएगा तो आप उसे पहले बीच में शिफ्ट कर लोगे, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, और जिस कॉइल को स्किप करवाओगे उस कॉइल में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, एंड देन चेक आउट कि कौन सा डायग्राम आपका वहाँ मैच कर रहा है और उसके हिसाब से कौन सा रिजल्ट वहाँ काम करेगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बेटा ये बात। 1 मिनट के लिए देख लीजिए आप सभी।